हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पीलिया पे, जिसमें अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका नेक्स्ट क्लास है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो आज हम उससे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिटेल में पढ़ा था, थोड़ा उसका बैकग्राउंड भी जाने थे हम लोग। तो आज हम 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और उसके थोड़े से बेसिक को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी नई चीजें आई कंपैरिजन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। तो हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। बैकग्राउंड का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप बैकग्राउंड जानते रहेंगे तो उससे आप किसी भी चीज को कनेक्ट कर लेंगे और एग्जाम में आप क्वेश्चन को इजीली टेकल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ओनली फैक्ट अगर रटते हैं तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो हम देखते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा, इसका क्या था बैकग्राउंड ईस्ट इंडिया 1784 का। तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं, दरअसल इस समय जो होता है सरकार जो रहती है ब्रिटेन में, लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन की सरकार रहती है। ठीक, गठबंधन की सरकार। तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आता क्यों है, थोड़ा सा जान लेते हैं। चूंकि हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो था कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, जो भी व्याप्त बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लेकिन वो आता तो जरूर है, लेकिन ईस्ट इंडिया एक्ट इसलिए आता है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ व्याप्त दोष थे, जो कुछ दोष थे जिनको दूर करना था 1784 के एक्ट के थ्रू। उस समय जो होता है ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित होता है 1783 का डंडाज एक्ट, डंडाज अधिनियम। फिर उसके बाद नवंबर 1783 में एक और अधिनियम भारतीय विधेयक पास होता है, फॉक्स का भारतीय विधेयक। लेकिन होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो पाता। हाउस ऑफ लॉर्ड जस्ट वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और वहाँ सॉरी हाउस ऑफ लॉर्ड वैसे ही जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। ठीक, सॉरी बच्चों, हाउस ऑफ लॉर्ड वैसे ही है वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, और जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो ब्रिटेन का लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वहाँ ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हमारे यहाँ जो लोकसभा है जस्ट वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। तो ये एक्ट जो आता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित नहीं हो पाता। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय विषय को लेकर वहाँ की सरकार जो होता है, गठबंधन सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की, वो इस्तीफा दे देते हैं। और ऐसा पहली बार और अंतिम बार होता है ब्रिटिश संसद में कि किसी भारतीय विषय को लेकर वो इस्तीफा दे देते हैं, ये पारित न होने की वजह से। तो फिर पिट्स का सरकार आता है जो पास करते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो ईस्ट इंडिया 1784 के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट ये पहला एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जितने भी भूमि को अधिकृत किया गया था, भारत के जितने भी पार्ट को जीता गया था, ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश स्वामित्व के दायित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब ब्रिटिश सम्राट जो वहाँ का था वो कहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी पार्ट पर अधिकृत किया है, जितने भी भाग को जीता है भारत के, वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहेगा। इसीलिए इसमें जो होता है इसीलिए इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग किया जाता है। व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग करने का मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारिक एक्टिविटीज भी करती थी भारत में और राजनीतिक, लेकिन 1784 के अकॉर्डिंग व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किसके थ्रू? एक निदेशक मंडल के थ्रू। निदेशक मंडल को इंग्लिश में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। निदेशक मंडल को सीओडी कहते हैं, और इसका गठन जो होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग
एक्ट के द्वारा इसका गठन किया गया था। निदेशक मंडल का गठन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठन किया गया था। जो पिछली क्लास में शायद मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये निदेशक मंडल पहले ही बना था, जिसके थ्रू भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक दोनों क्रियाकलाप करती है। लेकिन 1784 के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल को सिर्फ व्यापारिक एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए कहा जाता है और राजनीतिक एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की जाती है। नियंत्रण मंडल को कहा जाता है बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन थी। अब जो सम्राट इसी के माध्यम से यहाँ पे भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करता था, शासन और प्रशासन काम करता था। तो और ये एक्टिविटी तब तक बनी रहती है जब तक 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम नहीं आ जाता, या भारतीय परिषद अधिनियम नहीं आ जाता, तब तक ये बना रहता है। सम्राट के अधीन कौन? बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत सम्राट यहाँ पे रेगुलेट करता है भारत के राजनीतिक एक्टिविटीज में। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, गवर्नर के परिषद की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया जाता है। ये गवर्नर का परिषद भी मैंने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट तहत पढ़ाया नहीं था, इसका भी गठन जो होता है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही होता है। ठीक, गवर्नर के परिषद, और गवर्नर के परिषद में जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका गठन होता था, इसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, और वो 4 सदस्य कौन कौन थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन और बारवेल। और ये 4 थे, लेकिन 1784 में जब ईस्ट इंडिया एक्ट आता है तो इनकी संख्या 3 कर दी जाती है, और ये 3 संख्या तब तक बनी रहती है 1833 के चार्टर्ड एक्ट तक 3 संख्या बनी रहती है। लेकिन 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू इसमें एक सदस्य को और जोड़ दिया जाता है। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आएगा तो उसमें बताया जाएगा आपको, हालांकि लॉर्ड मैकाले को उसमें जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाते हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। तो परिषद का गठन जो होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन 1784 के तहत इसमें सदस्यों की संख्या घटा के 1 कम कर दिया जाता है, 4 से 3 कर दिया जाता है। तो और थोड़ा सा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में देख लीजिए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा था क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो होता है ये स्पेशली भारत में राजनीतिक एक्टिविटीज़ को कराने के लिए किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। उन 6 सदस्य में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। इन सभी को मिलाकर 6 सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति और हटाने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश सम्राट को था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जिसको भी क्लास लगता है समझ में आ रहा है तो वो जीएस फिलिया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकता है, या करे भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने पे आपको अच्छा मैटर और दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।